भारत ने और मोदी साहब ने पिछले कई अरसे से भारत की एडवोकेसी या एक डिप्लोमेसी, जिसको अब उन्होंने मोदी डिप्लोमेसी का नाम दिया है, G20 की तैयारियां थी। तो 17 वीवीआईपी जहाज लैंड किए, 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां रेंट की गई, 1,30,000 सिक्योरिटी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की। 475 पुलिस वैन्स जो थी वो मौजूद रही वहां पे। और एक उस एरिया को उन्होंने एक शो पीस बना के रखा। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इससे पहले 220 मीटिंग्स G20 रिलेटेड हुई थी 60 सिटीज में इंडिया के अंदर। तो ये तैयारी, एक कैंपेन बड़े अरसे से चल रही थी और उसका इख्तिताम होना था इस पे। और मैं समझता हूँ कि इसमें भरपूर इसका फायदा उठाया अपनी प्रेसिडेंटशिप का भारत ने। और इस मौके के ऊपर मैं समझता हूं जो भारत की बहुत बड़ी ख्वाहिश है बड़े अरसे से कि यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक परमानेंट सीट हासिल की जाए, और उसमें वो काफी हद तक अपने केस को पेश करने के लिए वो सक्सेसफुल रहे हैं। उसको अमेरिका ने बिलखसूस इंडोर्स कर दिया। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ग्लोबल साउथ का एजेंडा था इसके ऊपर। ग्लोबल साउथ के जो मसाइल हैं, इकोनॉमिक मसाइल, उन पे तवज्जो थी। मोदी साहब जो है उनका एजेंडा ये था, ग्लोबल साउथ के इकोनॉमिक हालात। जो वेस्टर्न कंट्रीज वहां गए, उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, वो चाहते थे कि यहाँ पे यूक्रेन डिस्कस किया जाए। लेकिन भारत ने कहा कि यूक्रेन का मामला जो है वो यूनाइटेड नेशन में डिस्कस करना चाहिए। दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट। अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है तो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या मुस्तकबिल नजर आता है? उसका मुस्तकबिल आपको पाकिस्तान में पहले ही पता होना चाहिए कि उसका मुस्तकबिल क्या है। मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। पहले तो आपने $26 बिलियन उनका खा के तो पिज्जे खरीद लिए। फिर उसके बाद चाइना, आपने उनकी जानी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई थी। उसके हालात आप देख लें। और उसके बाद पिछले पीटीआई के दौर में 3.5 साल सी पैक और BRI जो है वो फ्रीजर में रख दिया गया था। आपको पता होना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, उनको चाइना वीजा नहीं देता था इस वजह से क्योंकि वो उनसे खुश नहीं थे। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने उस प्रोजेक्ट पे जब भी कोई उनका काम होता था, जिस तरीके से आप उनसे रिश्वत और करप्शन अपनी करते थे, उससे चाइनीज खुश नहीं है। और दूसरा, उनके 16 इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बनने थे, 16 इकोनॉमिक हब बनने थे। उनमें 2% भी नहीं, 2 भी नहीं बन सके, कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए आप उनके लिए। तो ये पाकिस्तान के साथ जो चीज अटैच होती है, अनफॉर्चुनेटली वो करप्शन की नजर हो जाती है, मिसमैनेजमेंट की नजर हो जाती है, और आप उसमें सीरियस नहीं नजर आते। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सी पैक के ऊपर सियासत हो रही है मुसलसल। इस वक्त वहां पे अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 पार्टियां सरगर्म नजर आती हैं पाकिस्तान में। या तो सी पैक को सपोर्ट करने वाला एक रजीम है, और दूसरा IMF से पैसे लेने के लिए जो लोग रजीम है वो गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर पे। शाजिया नैयर, मेरे साथ साजिद तारर साहब मौजूद हैं वॉशिंगटन DC से। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम। थैंक यू शाजिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। साजिद साहब, वैसे तो हम बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम खास तौर पे G20 के हवाले से बात करना चाहेंगे। और इसके साथ साथ हम मेरी कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से ही बात करें। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, G20 का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? शाजिया, एक ह्यूज सब्जेक्ट है। मैं खासकर, बल्कि इसका इख्तिताम भी हो चुका है G20 का, लेकिन मैं अपने देखने वालों को मैं समझता हूँ एजुकेट करना चाहिए कि इसका G20 कैसे हुआ, क्या हुआ, और इसके लिए भारत ने कितनी तैयारियां की थी, और उसमें से उनको हासिल क्या होगा, और आगे जी। G20 कहाँ जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत ने और मोदी साहब ने पिछले कई अरसे से भारत की एडवोकेसी या एक डिप्लोमेसी, जिसको अब उन्होंने मोदी डिप्लोमेसी का नाम दिया है, उसका उन्होंने तैयारी कर रखी थी। उस तैयारी में बिलखसूस अमेरिका का दौरा उन्होंने किया, फ्रांस का दौरा किया, उसके बाद अ, वो ग्रीस गए, उसके बाद वो UAE गए। उन्होंने कई चीजें, कई कई ट्रेड डील्स की, लेकिन तर हकीकत उसमें G20 की प्रमोशन भी थी, उसकी PR एक मूवमेंट भी थी उसके अंदर। मैं बताना ये चाहूंगा कि जो सबसे पहले तो उन्होंने एक लेटली ट्रिप किया, 9 घंटे का ट्रिप लगाया एक दिन पहले जगार्ता। वो वहां पे क्यों हुआ, वो उसके बारे में भी एक
बल्कि यहां तक कहा जाता है कि वो टोन सेट करने गए थे। टोन सेट करने क्यों गए थे वहां पे? मैं इसमें G20 में जो चाइना का ना आना, रशिया का ना आना, ये G20 के लिए एक सेटबैक था। कोशिश की, क्योंकि नए ब्लॉक बन चुके हैं, चाइना और रशिया अलाइंड हैं इस वक्त, तो उन्होंने इधर हकीकत इसमें ना शामिल होकर इसको अंडरमाइन करने की कोशिश की। तो इस मौके पर जकार्ता गए, आसियान की जो ट्रिप जकार्ता में हो रही थी, उसमें जाके मोदी साहब ने इसकी टोन सेट की, और वहां पे सिग्नल भेजे चाइना को कि दिस इज द फ्यूचर, दिस इज व्हाट वी कैन डू। उन्होंने मैरीटाइम रूल्स की बात की, वहां जाके फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात की, साउथ चाइना सी की बात की। और साउथ चाइना सी इज वेरी टची राइट नाउ फॉर चाइना, ताइवान के हवाले से। तो वहां पे बल्कि उन्होंने जाके टोन सेट की, उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी इज एशिया सेंचुरी, और हम कोविड के बाद जो नए इकोनॉमी के मसाइल हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो उसके रिबटल में चाइनीज वाइस प्रीमियर जो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने भी सिग्नल उसका दिया, जवाब दिया कि आप दुनिया में जो नए ब्लॉक बन रहे हैं उसमें हिस्सा, आप कोशिश करें कि उसका हिस्सा ना बने। उसके बाद जब G20 की तैयारियां थी, तो 17 VVIP जहाज लैंड किए, 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां रेंट की गई, 1,30,000 सिक्योरिटी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की, 475 पुलिस वैन्स जो थी वो मौजूद रही वहां पे, और एक उस एरिया को उन्होंने एक शो पीस बना के रखा। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इससे पहले 220 मीटिंग्स G20 रिलेटेड हुई थी 60 सिटीज में इंडिया के अंदर। तो ये तैयारी, एक कैंपेन बड़े अरसे से चल रही थी और उसका इख्तिताम होना था इस पे, और मैं समझता हूं कि इसमें भरपूर इसका फायदा उठाया अपनी प्रेसिडेंटशिप का भारत ने। और इस मौके के ऊपर मैं समझता हूं जो भारत की बहुत बड़ी ख्वाहिश है बड़े अरसे से कि यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक परमानेंट सीट हासिल की जाए, और उसमें वो काफी हद तक अपने केस को पेश करने के लिए वो सक्सेसफुल रहे हैं। उसको अमेरिका ने बिलखसूस इंडोर्स कर दिया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ। अब उसमें बताना ये चाहूंगा कि G20 के ऊपर जब इसको उन्वान क्या दिया गया, इसका उन्वान था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ग्लोबल साउथ का एजेंडा था इसके ऊपर। ग्लोबल साउथ के जो मसाइल हैं, इकोनॉमिक मसाइल, उन पे तवज्जो थी। मोदी साहब जो है उनका एजेंडा ये था, ग्लोबल साउथ के इकोनॉमिक हालात, जो वेस्टर्न कंट्रीज वहां गए उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, वो चाहते थे कि यहाँ पे यूक्रेन डिस्कस किया जाए, लेकिन भारत ने कहा कि यूक्रेन का मामला जो है वो यूनाइटेड नेशन में डिस्कस करना चाहिए, दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। अब उसमें जो एजेंडा था जिसपे वो 3 टॉपिक जिनको डिस्कस किया गया, वो ग्लोबल ग्रोथ था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, और डेवलपमेंटल नीड्स थी ग्लोबल साउथ की। अब उससे आगे जब चले इसको कि इसमें से अचीव क्या किया गया है, इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो मैं समझता हूं कि शिपिंग और रेल का जो उन्होंने इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक आइडिया दिया है। अब वो क्यों, उसमें से क्या हासिल किया उन्होंने? एक तो उन्होंने ब्रिक्स को काउंटर किया है। ब्रिक्स एक चाइना का एक जो समझा जाता है प्रोजेक्ट, जिसको वो एक्सपैंड करना चाहते थे, अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहते थे, उसको काउंटर इस तरह किया गया कि अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दी गई इसमें। और जो अफ्रीका के अंदर चाइना के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको, और उनका बढ़ते हुए असर रसूख को वहां पे काउंटर करने की कोशिश की गई। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का समझा जाता है, जिसमें 67-69 कंट्रीज तक एक्सपैंड करने का उनका प्लान है, उसको काउंटर किया गया है इसके जरिए। BRI जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसको पाकिस्तान में CPEC कहा जाता है, पहले ही वो मुश्किलात का शिकार है। इसके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है, बल्कि उसमें कुछ हकीकत भी है कि ये एक डेट ट्रैप है, जिसमें वो भारी कर्जे देकर भारी इंटरेस्ट के ऊपर मुल्कों को ट्रैप करने का प्लान है चाइना का, जिसकी एक मिसाल श्रीलंका के सामने नजर आती है। दूसरा उनको सेटबैक ये है कि इस वक्त लोग उनसे बेजार नजर आ रहे हैं BRI से,
वो इस तरीके से कि इटली ने ऐलान कर दिया है कि हम बीआरआई का हिस्सा नहीं रहना चाहते, तो उसको काउंटर किया गया है। और जो नया शिपिंग और ट्रेन का जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसके बारे में बताना चाहूंगा। उसके 3 जो मेजर सपोर्टर हैं उस प्रोजेक्ट के, वो सऊदी अरेबिया है, यूएई है और इजराइल है। इसमें दूसरे ममालिक भी मौजूद हैं, जिस तरह भारत है उसमें। अब उसके बारे में ये मैं बताना चाहूंगा कि ये 3 ममालिक क्या हैं, जो जो बड़े की प्लेयर्स हैं वो कौन है। की प्लेयर्स में से जब सऊदी अरेबिया आगे आता है, दे आर ऑयल रिच कंट्री, और इस वक्त जो यूक्रेन की वार का सबसे ज्यादा फायदा सऊदी अरेबिया ने उठाया है, सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने बनाया है रशिया एम्बार्गो की वजह से। अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाई थी इसके रशियन ऑयल के बारे में, उसका सबसे ज्यादा फायदा सऊदी अरेबिया ने उठाया है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और उनकी जो फ्यूचर में इकॉनमी है 8.7, जो कि हाईएस्ट रैंकिंग है, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट किया है कि उस पे वो तरक्की आगे ग्रो करेंगे अपने ऑयल रिच होने की वजह से। तो एक तो ऑयल रिच कंट्री है, कैश लोडेड कंट्री है, और तीसरी बात इजराइल टेक्नोलॉजी है। जो इस वक्त टेक्नोलॉजी में आईटी के अंदर जो भी स्टार्टअप शुरू होता है वो इजराइल से शुरू होता है। दूसरा अमेरिका का उसमें होना, अमेरिका का आशीर्वाद होना, भारत का उसमें होना। 2 चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है और भारत की आईटी सेवी यूथ है, और उनकी पढ़ी लिखी यूथ भारत की एक स्ट्रेंथ है। अगर ये सारी चीजें इकट्ठी की जाएंगी तो चाइना इसको काउंटर किस तरह करेगा? ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है इस वक्त चाइना के लिए। लेकिन यहाँ पे ये मैं बताना चाहूंगा कि ये अभी तक सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। अब इसको डिलीवर किस तरह करते हैं, इसको शुरू किस तरह करते हैं, जब तक ये शुरू नहीं करेंगे अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट को सीरियस नहीं लिया जाएगा। लेकिन इट्स अ ह्यूज। साजिद साहब, जिस तरह आपने कहा कि इसमें बड़े-बड़े ममालिक शामिल हैं और पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसको काउंटर करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। तो अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है तो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या मुस्तकबिल नजर आता है? उसका मुस्तकबिल आपको पाकिस्तान में पहले ही पता होना चाहिए कि उसका मुस्तकबिल क्या है। मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। पहले तो आपने $26 बिलियन उनका खा के तो पिज्जे खरीद लिए। फिर उसके बाद चाइना, आपने उनकी जानी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई थी, उसके हालात आप देख लें। और उसके बाद पिछले पीटीआई के दौर में 3.5 साल सी पैक और बीआरआई जो है वो फ्रीजर में रख दिया गया था। आपको पता होना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, उनको चाइना वीजा नहीं देता था इस वजह से क्योंकि वो उनसे खुश नहीं थे। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने उस प्रोजेक्ट पे जब भी उनका कोई काम होता था, जिस तरीके से आप उनसे रिश्वत और करप्शन अपनी करते थे, उससे चाइनीज खुश नहीं है। और दूसरा, उनके 16 इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बनने थे, 16 इकोनॉमिक हब बनने थे, उनमें 2% भी नहीं, 2 भी नहीं बन सके, कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए आप उनके लिए। तो ये पाकिस्तान के साथ जो चीज अटैच होती है, अनफॉर्चुनेटली वो करप्शन की नजर हो जाती है, मिसमैनेजमेंट की नजर हो जाती है, और आप उसमें सीरियस नहीं नजर आते। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सी पैक के ऊपर सियासत हो रही है मुसलसल। इस वक्त वहां पे अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 पार्टियां सरगर्म नजर आती हैं पाकिस्तान में। या तो सी पैक को सपोर्ट करने वाला एक रजीम है, और दूसरा आईएमएफ से पैसे लेने के लिए जो लोग रजीम है वो गर्म है। आपने देखा होगा कि लोगों के लिए सारा पूरा एक ड्रामा, बिजली के बिल महंगे करके खून चूसे जा रहे हैं, और मुख्तलिफ लेके कर्जे लेकर। लेकिन जाती दफा मेरे शहबाज शरीफ साहब, जो कि मुसलसल उस वक्त कहते थे पाकिस्तान गरीब है, पाकिस्तान डूब रहा है, आईएमएफ से पैसे लेकर जाती दफा अपने एमएनएस को दे गए हैं तरक्याती मंसूबों के लिए, ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें और साथ करप्शन कर सकें। क्योंकि जब भी तरक्याती मंसूबे होते हैं, हमारे एमएनएज और हमारे वज़रा जो होते हैं उनके रिश्तेदार ही ठेकेदार होते हैं, और फिर उनसे कमीशन ली जाती है। ये सारी दुनिया को पता है, कोई नई बात नहीं। लेकिन देखा ये जाएगा कि जब तक पाकिस्तान खुद सीरियस नहीं होगा अपनी तरक्की के लिए, 25 करोड़ लोग, मैं इसमें सबको मुजरम समझता हूं, मुलजम समझता हूं, 25 करोड़ लोगों ने जब तक अपनी किस्मतों के फैसले खुद नहीं करने, तब तक पाकिस्तान, ना ही सी पैक बीआरआई आगे जाएगा, ना ही पाकिस्तान आगे जाएगा। मैं आखिरी पॉइंट्स पे आ रहा था उसको क्लोज अप करने के लिए। उसको क्लोज अप, G20 का जो प्रोजेक्ट है शाज़िया, उसके क्लोज अप करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप इसके ऊपर भी बात करें कि ये जो G20 का भारत को जो फायदा होगा
भारत ने जो दीगर मुआहदे इस ज़मीन में किए हैं, उनमें बरतानिया के साथ टैक्स फ्री ट्रेड का मुआहदा है, सऊदी अरब में 2 लाख नौकरियाँ भारतीयों के लिए हैं। उसके अलावा तुर्की ने भारत को जदीद ड्रोन देने का भी मुआहदा किया है और अमेरिका का भारत में सबसे बड़ी एम्बेसी बनाने का मुआहदा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मैं चाहूँगी इसके ऊपर भी रोशनी डालें इससे पहले कि हम लोग इसको वाइंड अप करें। G20 को वाइंड अप करने से पहले डेफिनेटली मैं इसको इन सारी चीजों में बात करूंगा। मैं उसके क्लोजिंग की तरफ आ रहा था कि G20 जी। की आगे मेंबरशिप, आगे जो प्रेसिडेंटशिप है वो ब्राजील चली गई। उसमें लुलू डी सिल्वा जो कि ब्राजील के प्रेसिडेंट थे वो वहां मौजूद थे, और उनको जो है इसकी प्रेसिडेंटशिप जो है उसको उसका बल्कि आगाज कर दिया गया वहां से। अब मैं उसमें बताना चाहूंगा कि हमारे जो लुलू सिल्वा हैं वहां पे उन्होंने इंटरव्यू दिए और उन्होंने उसके बारे में क्या कहा, मैं उनके जबानी ये इसका क्लोजिंग मैं करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बात ठीक है कि अगली सेंचुरी जो है वाकई एशिया की नहीं है बल्कि इंडिया की सेंचुरी है। वो किस तरीके से है कि रीसेंट उसका उन्होंने मिसाल दी अपने इंटरव्यू के अंदर कि भारत चांद के उस रीजन पर जाके उतरा है जहां तक अभी तक ना रशिया जा सका है, ना चाइना जा सका है, ना अमेरिका जा सका है, और सिर्फ $75 मिलियन में वहां वो लेकर गए। इसकी मिसाल उन्होंने दी है कि इस इंडिया इज राइजिंग और एशिया इज राइजिंग। आप कह सकते हैं एशिया में राइजिंग, एशिया में अगर देखा जाए तो चाइना और इंडिया ही है, दूसरे ममालिक तो आपको पता ही है। फिर आपको पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की चीजें क्या बताएं आपको। लेकिन उन्होंने कहा कि वाकई ही जो भारत ने इस चीज को प्रूव किया है, और अगर यही मोमेंटम कायम रहा तो सन इज राइजिंग फ्रॉम भारत इन द फ्यूचर। और आपने जो बात की है बिल्कुल ठीक कही है। वहां मुख्तलिफ ममालिक वहां पे गए, चाइना बल्कि अमेरिका के हवाले से देखा जाए 5G 6G के बारे में बातें वहां पे हो रही हैं। अमेरिका के जहाज जो शिपिंग है वो आइंदा मुरम्मत किए जाएंगे भारत के अंदर, और कई प्रोजेक्ट्स, बल्कि सऊदी अरेबिया, अभी मैं कल तक जो देख रहा था 2 अभी मुल्कों के सदर वहां मौजूद थे। कनाडा के सदर वहां स्टक थे क्योंकि उनका जहाज खराब था, लेकिन MBS वहां मौजूद थे जिन्होंने वहां पे ऐलान किया है कि वो भारत के अंदर भी अपनी एक रिफाइनरी जो है वो बनाएंगे, और 8 नए कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किए हैं। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो तो बहुत ज्यादा साइन किए गए हैं, लेकिन 8 जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो साइन किए गए हैं। और जेट्स और शिप्स भी भारत के अंदर बनेंगे। और मेरी ये ख्वाहिश, जो सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी हमेशा होती है कि इस G20 को मेरे पाकिस्तान के बच्चे भी पढ़ते देखते। खबरों को बैन कर देने से किसी की तरक्की ना रुक सकती है ना खबर बंद हो सकती है। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि अगर वहां से आप उनके गाने देख सकते हैं, फिल्में चोरी करके देख सकते हैं, उनकी तरक्की की चीजें भी देखें। शायद आपको इससे अंदाजा हो कि आप जैसे लोग जो हैं वो आपसे कुछ किलोमीटर के फासले पे क्या कर रहे हैं। लाहौर से नई दिल्ली, जहां पे ये सारी दुनिया ने इकट्ठा होके मुजाहरा किया है कि अगली सदी जो है वो भारत की है, उसका फासला लाहौर से 100 किलोमीटर फासला है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे ये सारा देखें, पाकिस्तान के बच्चे ये देखें, सारे मिलके देखें। और आज जो वो उर्दू में ट्वीट करते हैं, जो मीम्स बनाते हैं उर्दू में उल्टी सीधी, काश वो इंग्लिश में करें ये सारी चीजें। आज मेरे मादरे मिल्लत के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। चंद अखबारें प्रिंट होती हैं सिर्फ एम्बेसियों के लिए। बच्चों को मना कर दिया गया है कि इंग्लिश नहीं पढ़नी, मैथ नहीं पढ़ना, तुमने जिहाद करना है। बच्चों को बताया जाता है ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। अगर आपको जिहाद इतना ही जरूरी है करना तो जिहालत के खिलाफ करें, अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद करें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जिहाद करें। ये जो जिहाद आपको बताया जाता है और अपने बच्चे लंदन में पढ़ाए जाते हैं, खुदारा उन लोगों के चेहरों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें। मैंने अगले दिन हैरान था, 1000 पेट्रोल पंपों के ऊपर पाकिस्तान में ईरान का स्मगल शुदा तेल बिकता है और उसमें 29 सियासतदान इन्वॉल्व है। आपकी हर चीज के पीछे। बिजली चोरी की मैं मिसाल देना चाहता हूं कि बन्नू के ग्रिड के ऊपर, बन्नू का ग्रिड है,
जहां से 5 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, उस ग्रिड स्टेशन को बंद किया गया था। तो पिछले दौर में पीटीआई के एमएनए और एमपी इकट्ठे होकर गए थे, जिन्होंने दोबारा उस ग्रिड को चलाया था जाके। आप प्लीज इनके चेहरे देखें। हमारे आर्मी चीफ साहब ने जो लाहौर के अंदर मीटिंग थी बिजनेसमैनों के साथ, वहां एक बहुत बड़े लीडर का नाम लेके उन्होंने कहा था, पीटीआई वालों को, पीटीआई का लीडर था, उसका नाम लेके उन्होंने कहा था कि ये बंदा मोटरसाइकिल पे था, आज इसके अरबों के कारोबार मुल्क से बाहर है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कि आप इन लोगों के चेहरे देखें। और मैं फिर एक दफा इस वक्त क्रैकडाउन तो शुरू हो चुका है, आगाज तो हो चुका है, तकरीबन 1000 के करीब लोगों के नाम ईसीएल में आ चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर क्रैकडाउन तो शुरू है, लेकिन क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सिर्फ सियासतदानों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि करप्शन सारा मुल्क मिलके कर रहा है, सिर्फ सियासतदान नहीं कर रहे। इसमें मेरे ब्यूरोक्रेट ब्रिटिश जो मेरे अजीज हैं वो भी हैं, मेरे ब्रिटिश जज जो हैं वो भी इसमें हिस्सा डालते हैं अपना। बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन में तो अगले दिन ये भी आया है कि हमारे कई ऐसे सर्विंग जज हैं जिनकी डुअल सिटीजनशिप है, सर्विंग अवश्य। तो वो इंसाफ क्या देंगे किसी को? जो है किसी और मुल्क के एजेंट हैं, वो पाकिस्तान को इंसाफ क्या देंगे? जिन्होंने कस्में और ओथ उठाया किसी और मुल्क के साथ वफादारी का, वो पाकिस्तान को क्या देंगे? लेकिन ये कि जल्द अज जल्द, जितनी जल्दी हो सकता है, क्रैकडाउन लार्जर स्केल पे होना चाहिए, स्पीडी क्रैकडाउन होना चाहिए, क्योंकि जिस सोसाइटी में सजा और जस्टिस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इंसाफ का, वो सोसाइटी खत्म हो जाती है। मैं समझता हूं कि G20 का एक एक पेज, एक एक चीज, आखिर में जो इसका न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन दिया गया है, इसकी क्लोजिंग पे 34 पेजेस की वो एक स्टेटमेंट है, वो पाकिस्तान के हर बच्चे को पढ़नी चाहिए। इसकी वीडियोस देखनी चाहिए G20 की, कि लाहौर से 100 किलोमीटर के ऊपर क्या मोजज़ात हो रहे हैं और मेरे पाकिस्तान के साथ क्या किया जा रहा है। तोरखम पे लड़ाई जारी है, चित्राल के अंदर जो है वो इस वक्त टेररिस्ट जो दंदनाते फिर रहे हैं, और हम सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो। अभी जो रीसेंट इकोनॉमिक चीजें हो रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया और यूए का पैसा आएगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी को वो सहारा देगा, पाकिस्तान के अंदर जो लोग टेररिस्ट घूम रहे हैं, उनकी मौजूदगी में ये पैसा नहीं आएगा। मैं बिजनेसमैन हूं एक, जहां झगड़े होते हैं, जहां जिहाद की बातें की जाती हैं, पैसा वहां से भाग जाता है। आप कोशिश करें कि पाकिस्तान बचाएं, पाकिस्तानी बन के पाकिस्तान से प्यार करना सीखें। G20 एक बहुत बड़ी मिसाल थी आपको बताने के लिए कि आप देखें आपके 100 मील के फासले पे क्या हो रहा है और आप कहां जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। साजिद साहब, पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ भी क्रैकडाउन चल रहा है। इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पे जो स्मगलिंग है, खास तौर पे जो पैसों की स्मगलिंग है, उसको रोकने की भी कोशिश की जा रही है। आप क्या समझते हैं, इसके कोई दूरदर्श नताइज निकलेंगे या हमेशा की तरह ये सिर्फ बातें होंगी? देखें, इस वक्त जो क्रैकडाउन शुरू है उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि डॉलर जो है 38 रुपीज, 38 रुपीज नीचे आया है, रुपए नीचे है। मनी चेंजर्स जो है वहां पे डॉलर मौजूद है, और पाकिस्तान के अंदर एक मिरेकल हुआ है, एक मौजजा हुआ है पिछले परसों, कि बैंक रेट महंगा था, डॉलर मार्केट में सस्ता था। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये नहीं हुआ। लोग डॉलर रखकर बैठे हैं, डॉलर खरीदने वाला कोई नहीं। ये पहली दफा हुआ है। इससे एक चीज नजर आती है कि अगर करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो हो सकता है, लेकिन ये इन चीजों को परमानेंट इनके प्रिंसिपल्स बनाए। इस वक्त कई मेरे जो पाकिस्तानी भाई हैं जो लूट रहे हैं मुल्क को, वो सिर्फ समझते हैं कि ये क्रैकडाउन चंद दिन की बात है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, हम दोबारा मार्केट में आके पैसे बनाएंगे। जो दूसरी मिसाल, इस वक्त जब क्रैकडाउन टाइट होता जा रहा है, सियासी पार्टियां चीखना शुरू हो चुकी हैं, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। वजह क्या है? वो ये समझते हैं कि जब इलेक्शन होगा हमारी गवर्नमेंट फिर बन जाएगी, हमारे करप्शन के प्रोजेक्ट्स को नहीं छेड़ा जाएगा। बिजली चोरी करने वालों में भी सारे सियासतदान इन्वॉल्व थे, स्मगलिंग में भी सियासतदान इन्वॉल्व है, हर किस में कौन इन्वॉल्व नहीं है। और मैं एक और चीज बात बताता हूं कि सियासतदान अकेला करप्शन नहीं कर सकता जब तक ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं होती। तो ये एक अलायंस है, ये एक इत्तेहाद है करप्शन का, और उसमें जब तक ये परमानेंट बेसिस पे ये चीजें नहीं की जाएंगी, और ये एक और इससे सबक मिलता है डॉलर नीचे आने का,
कि हम डंडे के साथ चलने वाली कौम, हम डंडे के बगैर नहीं चल सकते। तो इस डंडे को परमानेंट करने के लिए इकदाम करने चाहिए, जुडिशरी की नई अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करनी चाहिए और एक दो जजों को पकड़ के एहतसाब करके एक सिग्नल देना चाहिए कि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं ये हैरान हूं इस बात पे। मेरे ब्रिटिश रॉयल जज साहब ने आप अगले दिन आखिरी अपना खिताब किया है और पाकिस्तान को तोहफे में 56,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट के छोड़ के गए हैं, क्योंकि वो सिर्फ सियासी केसों में इंटरेस्टेड थे। वो 25 करोड़ लोगों से दुआएं लेने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं थे। उन्होंने सिर्फ सियासत की है अदालत में बैठ के। उन्होंने 56,000 केसेस छोड़ के जा रहे हैं। और एक वो जज, मैं ये चाहूंगा कि मेरे 25 करोड़ लोग उनकी 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 उनके उनके सारे माजी को पढ़ें। एचिसन से पढ़ के अमेरिका है, अमेरिका से पढ़ के इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से पढ़ के पाकिस्तान गए, और जिस तरह नजर आता है कि ही वाज बोर्न, उसको तैयार किया गया था कि पाकिस्तान पे हुकूमत करनी है। लेगेसी के छोड़ के जा रहे हैं, क्या लेगेसी? और मैं गारंटी कर देता हूं, जो इंजाम जनरल बाजवा साहब का हुआ था रिटायरमेंट के बाद, अभी ये थोड़े दिनों में मेरे लौंडे लपाड़े उनके खिलाफ चढ़ जाएंगे। कुछ तो पहले ही बातें कर रहे हैं कि इन्होंने नाउम्मीद किया है। तो ये आप लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं मुल्क के लिए। 26,000 केसेस, 26,000 लोगों की किस्मतों को आपने वैसे ही लटकता छोड़ के आप चले गए, सिर्फ सियासी फैसले करते रहे घंटों में। अगले दिन उन्होंने अपने आखिरी किताब में कहा कि मैं तो हर आने वाले को कहता था गुड टू सी यू। हर आने वाले को आपने केसेस वालों को मर्सिडीज गाड़ी भी भेजते थे आप। हर आने वाले को रेस्ट हाउस ऑफर करते थे आप। हर कैदी के बारे में आप पूछते हैं कि इसका जेल में अंदर क्या हालात है, मुझे रिपोर्ट पेश की जाए कि जेल में क्या दिया जा रहा है, इसको क्या खा रहा है ये। हजूर, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा किताबों में। मेरे वतन अजीज की हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि ब्रिटिश रॉयल जज किस तरह पाकिस्तान के ऊपर क्या करके गए। खुदारा, आप ये बिल्कुल ना सोचा करें कि लोग हिस्ट्री नहीं लिखेंगे, किताबें लिखी जाएंगी आपके ऊपर। पाकिस्तान की अदलिया दुनिया में एक बदनाम तरीन अदलिया है। जिस तरह पाकिस्तान का पासपोर्ट नीचे से चौथे नंबर पर है, अदलिया भी नीचे से सबसे मैं समझता हूं वो नीचे से भी, बस्तियों के भी बहुत नीचे होंगी, क्योंकि हालात कल मैं देख रहा था कि इस वक्त दो मिसालें देना चाहूंगा, सिर्फ ज्यादा नहीं इसका टाइम लूंगा जब, क्योंकि मेरा भी एक बड़ा टची सब्जेक्ट है। मैंने आपके शायद पिछले सेगमेंट में कहा था कि 17 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो जाती रिहायशें हैं उनको मेंटेन करने के लिए 20 करोड़ 36 लाख सालाना बजट उस पे है, जिसमें से 6 करोड़ की बिजली। बिल्कुल। उसके बाद इसी वतन अजीज एक बैंकरप्ट मुल्क के 11 पंजाब हाई कोर्ट के जजेस जिनकी महीने की तनख्वाह 10 लाख रुपया है, उनके लिए 32 करोड़ रुपए के कर्जे दिए गए हैं 12 साल के लिए, इंटरेस्ट फ्री। एक बैंकरप्ट मुल्क है, IMF के तलबे चाट रहा है जो मुल्क, वहां पे मेरे वतन अजीज के इंसाफ करने वालों की आसाइशें, ये भी यहां पे कम नहीं हुआ। कल उन्होंने बुनियाद रख दी है मरी के अंदर इनके रेस्ट हाउस बनाने के लिए, एक जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, और उसके लिए आर्डर दिए गए हैं अदालत ने कि 8 दिन के अंदर जमीन उनके हवाले की जाए। तो ये आपका क्या ख्याल है? लोग, मैं समझता हूं कि इस वक्त नशे से चूर है मेरी कौम PTI की मोहब्बत में। एक हैंडसम तरीन आदमी जो काले टोनों पे काले जादू के ऊपर चलाता रहा है, मेरी कौम जो है उसके जादू में इस वक्त गिरफ्तार है। लेकिन जब होश आएगी मेरी कौम को, तो वो हिस्ट्री की किताबें कुछ लोग वहां पे लिखेंगे जरूर कि इस मुल्क के साथ पाकिस्तान का मतलब क्या है। ला इलाहा का नारा जो है 76 साल, और आज फिर आप वही नारा लगा रहे हैं। उसी तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम का चूरन पाकिस्तान में, मजहब का चूरन बेचना आसान है, वो आज भी बेच रहे हैं, आप बेचते रहेंगे और इसी तरह भंबोड़ के खाते रहेंगे पाकिस्तान। कब तक, कब तक, कब तक? यही है कि मैं समझता हूँ, इससे ज्यादा मैं अब आपको क्या बताऊं जो मेरे वतन अजीज की हालत क्या है। और साथ G20 के हालात मैंने आपको बता दिए हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया का हल बता रहे हैं। यहां से समुद्र से चीजें निकलेंगी भारत की बनी हुई, और वो UAE से जाके ट्रेनों पर अब यूरोप जाएंगी और अफ्रीका जाएंगी, और यहाँ पे जेट भी बनेंगे, शिप भी बनेंगे, और यहाँ पे G5 और G6 की बातें भी हो रही हैं, और कई बातें हो रही हैं। लेकिन मेरे वतन अजीज के अंदर क्या हो रहा है मैंने आपको बता दिया है। परवेज लाई को बार बार पकड़ा जा रहा है,
हर जज जो है वो जब अदालत में पेश होते हैं, हर जज इस तरह उनके सामने खड़ा हो जाता है हाथ बांध के, जिस तरह उनका जाती मुलाजम है। मैं मेरे लिए कि मैं क्या बताऊं इस पाकिस्तान, मेरे वतन अजीज, मेरी मादरे मिल्लत के साथ क्या हो रहा है। दुख है, अफसोस है। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है और हमने आज सिर्फ़ पाकिस्तान और भारत के हवाले से ही बात करनी थी। कोशिश की है कि हम उन टॉपिक्स के ऊपर बात करें जो मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के लिए अहम हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी सियासतदानों को सोचना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाज़त दें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अपना फ़ीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। हमें फ़ेसबुक और यूट्यूब पर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।